बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो PSL हमारी सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी है और PSL 9 का ड्राफ्ट अभी लाहौर में जारी है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइज ने पिक किया। स्टूडियो में मौजूद है हमारे डेली के साथी इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत जी से? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त भी और ज़बरदस्त एनालिस्ट भी, नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या कैसे हाल हैं? है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं आप? जी जबरदस्त इरफान भाई। नसीम भाई, क्रिकेट की ओबियसली गहमा गहमी फिर से शुरू है और हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से भी, और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी बिल्कुल कंटिन्यू होने वाला है। पहले क्रिकेट के हवाले से, टेस्ट मैच के हवाले से बात ज़रूर करना चाहेंगे। नसीम भाई, हमने देखा कि 29 ईयर से हम कोई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाए, और अगर डिबैकल देखा जाए और जिस तरह लास्ट 2 सीरीज़ हम खेले ऑस्ट्रेलिया में, जो मुझे रियल प्रॉब्लम जो नज़र आता है वो बैटिंग की तो बाद में बात करते हैं, हम आउट नहीं कर पाते। और लास्ट जो 2 टेस्ट खेले उसमें तो हमने 13 आउट किए दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर। तो टेस्ट मैचेस के अंदर हम बात करते हैं कि जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेना होती हैं, और इस दफ़ा की तो बॉलिंग लाइनअप हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप और अभी के लिहाज से, और अभी जो हमने उनकी 3rd टियर की टीम कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेला तो 4 आउट किए सिर्फ। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान कुछ इसमें जान लगाएगा? कुछ आपको पॉसिबिलिटी लगती है, कोई पॉजिटिव नज़र आता है, या आपको लगता है कि ये भी जिस तरह 30 साल से 28-29 साल से हार देखते आ रहे हैं वही कुछ होने जा रहा है? भी लगता तो ऐसे ही है। अगर सच्चाई से देखें तो इस टीम को अगर आप देखें, इसकी बॉलिंग देखें, अगर आप जिन 4 आउट का बात करें कैमरा में जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, उसमें भी एक इमाम उल हक का आउट था। तो हमने तो बॉलर्स ने तो कुछ करके ही नहीं दिखाया, और बॉलर्स ने इससे पहले भी कुछ नहीं किया। अगर आप 2019 की सीरीज देखेंगे जहां हम तीनों मैचों में व्हाइट वॉश हुए थे, हमने जो बॉलिंग खिलाई थी उसमें 16 साल के थे नसीम शाह, 19 साल के थे शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन उसमें एक मूसा खान भी थे, उसमें एक इमरान जूनियर भी थे। उसी बॉलिंग लाइनअप में कहाँ है आज मूसा खान, कहाँ है आज इमरान जूनियर? किस जगह पे उनका नाम लिया जाता है कि ये चलो पाकिस्तान ए में भेज देते हैं इन्हें, छोड़े आप कहीं पाकिस्तान शाहीन में के तो काबिल हैं ये। तो हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा क्या है? टीम मैं अगर इस टीम की बात करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ तो आमिर जमाल, क्या पहले टेस्ट मैच में आपको और खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को दोनों को एक साथ उतारना चाहिए था? मेरा नहीं ख्याल कि हमें उतारना चाहिए था। बिल्कुल। दोनों को एक साथ नहीं उतार सकते। शाहीन की सपोर्ट पे एक और तो एक्सपीरियंस होता, जिसको थोड़ी जगह का पता होता, जिसका कुछ ऑस्ट्रेलिया में खेलने का बैकग्राउंड होता। हसन अली उस तरीके के बॉलर थे। मीर हमजा का एक्सपीरियंस खासी हो गया, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे। मेरी अपनी जाती राय में आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद एक साथ नहीं खेलते थे। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, इंग्लैंड के खिलाफ हम टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, हमारी फास्ट बॉलिंग के जो मेन सुतून थे उस वक्त वो थे वसीम जूनियर और फहीम अशरफ, ऐसा ही तो कराची में टेस्ट मैच खेल रहे थे। तो आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को ऐसा ना बनाए, आप कम से कम कोई एक इम्पैक्ट बॉलर आपकी टीम में आप शामिल कर सकते थे। देखिए, वसीम जूनियर भी आपके पास वहाँ ऑप्शन में मौजूद है, आपके पास हसन अली भी एक्सपीरियंस की सूरत में मौजूद है, जिन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा हो गया। आमिर जमाल के पास या खुर्रम शहजाद के पास एज सच कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है जी। इनमें से खुर्रम शहजाद का मैं नाम सुन रहा था, अच्छा लग रहा था कि कोई एक जरूर डेब्यू करना चाहिए, लेकिन आप दो को डेब्यू करा रहे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी जगह पे कि जो माजी हम देख के आ रहे हैं, कहाँ गए मूसा, कहाँ गए इमरान जूनियर जिनको हमने खिलाया था और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भेजा था? तो क्या आमिर जमाल का और खुर्रम का कैरियर भी ज़ाहिर है वहां तो वो आउट ही नहीं होते, यही पर ही खत्म हो जाएगा। भाई, 2 ऑलराउंडर के खिलाने की क्या लॉजिक नजर आ रही है? फहीम अशरफ ऑलरेडी आपके टेस्ट का परमानेंट मेंबर हैं और एक ऑलराउंडर आप ऑलरेडी ऐड कर चुके, तो 2 ऑलराउंडर को क्या देखते हैं, क्या रीजन लगती है? बैटिंग तो आपकी ऑलरेडी स्टेबल थी और आप ऑलमोस्ट 6 मंथ से यही बैटिंग लाइनअप खेल रही है, तो दोबारा आप बैटिंग को अगर स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, अगर आपके 7-8 नंबर तक बैटिंग नहीं काम करेगी तो 9वें नंबर पे आके बैटर क्या कर लेगा? देखिए ना, यही बुजदिली है हमारी, सबसे बड़ी बुजदिली हमारी यही है। हम मैच कब जीतेंगे? जब उनके 20 आउट करेंगे। मैच एक ही सूरत में रिजल्ट आ सकता है, जब हम उनके 20 आउट करेंगे। हमें उनके 20 आउट करने की फिक्र नहीं है, हमें अपने 20 आउट हो जाने की फिक्र है। हम आज तक यही क्रिकेट खेलते रहे ऐसे ही। जो और देखिए ना, आप इंग्लैंड के खिलाफ उनकी BC टीम आई, वो एक दिन में 500-500 रन उन्होंने मार के ठोके हैं हम पे।
बेइज्जत करके मार के गए। क्यों? हम बुज़दिल थे, हमने पिचेस ऐसी बनाई थी, हमने भरोसा ही नहीं किया। अपने नसीम शाह भी फिट थे, शाहीन शाह अफरीदी भी फिट थे, लेकिन हम डरे हुए किससे थे? हम वुड से डर गए थे। हमारा कप्तान अगर बैटर होगा तो वो बैटिंग पिचेस बना देगा। अब शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर आ गया, आप देखिएगा आपको कैसी T20 की पिचेस मिलेंगी या सीमर्स को हेल्प मिल रही होगी। कप्तान इज द अथॉरिटी इन पाकिस्तान क्रिकेट, और वो हर दौर में नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा क्रिकेटर होता है तो वो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली छीन के भी ले लेता है, फिर उसके इर्द गिर्द भी लोग जमा हो जाते हैं, जैसा हमने रिसेंट पास्ट में देखा। जी। अब मामला यह है कि हम आज भी बुज़दिली वाले अंदाज के साथ गए। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप नोमान को शामिल करते इस जगह पे। नोमान की जगह पक्की है, नोमान को पता है कि लंबी बॉलिंग करनी कैसे है। नोमान एटलीस्ट कम से कम अगर कहीं रन रोकने की जरूरत पड़ती तो वो इन बाकियों के से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। अगर एक हैंड से प्रेशर डाल के आपने को तेज तेज गेंदें करनी है और रन रोकने, उसी में वो चांस लेते आउट होते, तो आप एक जेन्युइन बॉलर, जेन्युइन स्पिनर नहीं, वो जेन्युइन स्पिनर क्या खिलाना था, नुमान को खिलाया नहीं और साजिद को ट्रैवल कराया इतना इमरजेंसी में, और ट्रैवल करवा के उसको भी शामिल नहीं किया। तो ये विदाउट एनी स्पिनर जाना, ये क्या लॉजिक आपको नजर आती है? और ये वाकफ की पिच नहीं है, ये ऑप्टा स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच पे मैच हो रहा है, अभी किसी को नहीं पता ये किस तरह का बिहेव करती है। और उनके क्यूरेटर की जानिब से एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि मोस्टली घास तो हटा दी गई है पिच से, जी, ज्यादातर गायब कर दी गई है। हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से डर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जो असल चीज है, जी, ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने के लिए जाते हैं तो उनका नाम बहुत खौफ में ले आता है। आज तक हम एक ट्राई सीरीज जीते हैं, वहाँ एक सीरीज हम जीत जाते हैं जरूर, जब वसीम अकरम की क़यादत में वो आउट नहीं दिया था वकार यूनुस की गेंद पे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो हम जरूर जीत जाते, मेरे ख्याल है 2000 से पहले की बात है। वो एक हमें जीतने का बहुत अच्छा मौका था और हमने आउट भी कर दिया था उस वक्त। वो आउट नहीं दिया और फिर वो 5 विकेट से मैच जीत के सीरीज भी अपने नाम कर गए थे। लेकिन वहां अगर हम जीत जाते तो हमारे अंदर जो एक एहसास पाया जाता है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा 29 साल से टेस्ट ही नहीं जीते, हम माइंडसेट बना के जाते हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में तो जीतेंगे ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो जीत ही नहीं पाएंगे। जब भी 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है हमारा, चौथे दिन टेस्ट मैच जाता नहीं है, इनिंग से हम हारते, मुकाबला हमारा दिखाई नहीं देता। देखें, अगर आज भी आप इसी माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे, मैं आपको पूरे यकीन से एक बात कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले मैच में बहादुरों की तरह, बुज़दिलों की तरह नहीं, बहादुरों की तरह खेलते हुए लड़े, उनके बैटर्स आए आके प्रॉपर तौर पे उन पे अटैक करें, ना कि हम लोग अपने शेल में चले जाएं। शेल में जाते हैं तो फिर इनिंग से हार जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बहादुरों की तरह खेलते हुए पहला मैच इनिंग से हार गए तो इरफान भाई यकीन रखें दूसरे मैच में हम खड़े होने की पोजीशन में आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ अपनी बहादुरी की वजह से। वो बहादुरी नहीं लाते यार, जो सबसे बड़ा मसला है। बुज़दिलों की तरह रह के पता नहीं है नेशन को क्या बना दिया इस क्रिकेट टीम ने। अच्छा नसीम भाई, ये जो शान मसूद को सिलेक्ट किया गया एज कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम और मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर लगाया गया है, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, इंटरव्यूज हुए, उसमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है, तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और इनके अप्रोच को कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट के लिए? देखिए, शान मसूद नया कैप्टन है, वो ऐसा कैप्टन बना है, वो मुख्तलिफ मीम्स चलती रही थी कि सुबह सो के उठे तो उन्हें पता चला वो कप्तान है टेस्ट टीम के। तो ऐसे में जो है वो लेकिन मैंने शान में एक चीज देखी थी, शान का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ था जब से वो साउथ अफ्रीका से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करके आया था। शान वहां से चेंज हुआ, फिर उसने आके सुल्तान के लिए बहुत सारे रन स्कोर किए, उसकी पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त लगी रिजवान के साथ। वो माइंडसेट हमारे यहाँ पे पसंद नहीं आया, हमारे यहाँ पे कि भाई तुम, हमारा सिस्टम क्या खराब है, तुम वहाँ ट्रेनिंग करने गए थे। उसके बाद उसको इतना इन आउट किया, उसको सेटल ही नहीं होने दिया। हालांकि वो अपनी टेस्ट टीम का एक मुस्तरद रुकन बन गया था, लेकिन उसके बाद आपने उसको इतना इधर से उधर घुमाया, वो भी आधा पागल ही हो गया कि मैं अब तेज खेलूंगा तो T20 में आ जाऊंगा, स्लो खेलूंगा तो यहाँ चला जाऊंगा। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा। उसने अपने बैटिंग के अंदाज को बदला, उसने अपने एटीट्यूड को बदला, सब कुछ बदल लिया था। अब वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इस बॉलिंग के साथ वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, हसन अली को अगर आप खिलाते हैं यहाँ पे, हसन का तजुर्बा था, जहाँ हसन को नहीं खिलाना था वहां आप खिलाते रहे वर्ल्ड कप में। जहाँ उसकी जरूरत है, जहाँ लंबी बॉलिंग करने की जरूरत है, वहां आप खिला ही नहीं रहे। मकसद कौन सा ये आपका जो है वो अप्रोच है। मीर हमजा आपके पास मौजूद था,
मीर हमजा का पेस स्लो जरूर है, लेकिन वो दोनों जानिब गेंद को हिलाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ तो पिच में बाउंस मौजूद है, यहाँ तो पिच में जान मौजूद है, यहाँ खिलाने वाली जगह है। आप उसको कराची में खिला देते हैं जहाँ गेंद जो है वो घुटना तो छोड़े, वो टखने से ऊपर नहीं आ रहा नहीं आती। अच्छा नसीम भाई, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जाती है। ये बाबर के दौर में भी हमने भी आपके साथ 2-3 शोज किए, उसमें बात की कि कई दफ़ा होता है कि आप किसी बच्चे ने रन्स किए होते हैं, वो टीम में जगह बनाता है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अच्छा, सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको मौका नहीं मिलता। जिसकी प्राइम एग्जांपल अगर हम देखें तो कामरान गुलाम था, जब वो फॉर्म में था उसने रिकॉर्ड बनाए। अभी उमैर बिन यूसुफ की बात करें या हुरैरा है, तो आप इन बच्चों को चांस नहीं दिया गया। और अगर सिलेक्शन हो भी जाए, अब सिलेक्शन जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर देखते हैं तो साइम अयूब की हो गई है, जितना उस लड़के ने 1 साल में रन्स किए। अब जो आप इम्पैक्ट डालने की बात कर रहे हैं, तो इन ये लड़कों के साथ तो सॉरी टू से मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा इम्पैक्ट आएगा। आप वो मेयर खेलेंगे, बैटिंग पूरी करेंगे, आप आउट हो जाएंगे, वो आपसे आउट होने नहीं है वो प्लेयर। तो आपने चांस लेना था एक यंगस्टर के साथ जो आके इस तरह का कोई टैग करता, कोई इम्पैक्ट डालता। एटलीस्ट एक बैटर के साथ तो आप चांस लेते। तो वो एक जो चांस लेना था वो मेरी नज़र में साइम अयूब था। तो आप क्या इस फैसले को देखते हैं कि उनको नहीं खिलाया गया? स्पिनर का आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी स्पिनर को नहीं चांस दिया गया। ये जो हम अग्रेसिव माइंडसेट की बात कर रहे हैं, चाहे वो शान की करें या फीस की बात करें, तो ये फिर किसने लेके आना है? अगर सब कुछ चेंज भी हो जाता है, कैप्टन भी चेंज हो जाता है। बाबर का डिजास्टर हमने देखा वर्ल्ड कप में, तो कैप्टनसी चली गई। इसी तरह सरफराज अच्छे कैप्टन थे, बट कहीं करेज नहीं दिखाई उन्होंने भी, तो उनसे कैप्टनसी चली गई। तो माइंडसेट तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं दिलेरी वाला नहीं आता। देखिए ना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपने किया। मैंने भी अपने प्रोग्राम में इसको बहुत डिस्कस किया था। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ कि साइम अयूब को खेलना चाहिए, इमाम को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो रीजन देते हुए दिखाई दिए कि शान मसूद का ये अभी तो बहुत क्रिकेट पड़ी है, ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे उसका कैरियर ही खत्म हो जाए। वो अरे भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कहाँ पे किसको बेवकूफ बना रहे हो? यहाँ पे जिसको सेटल नहीं होने देना होता ना, उसके लिए कामरान गुलाम टीम में आके बगैर खेले बाहर चले गए। ऐसी कई सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। उनको मौका ही नहीं मिला। वो तैयब ताहिर जो है वो एशिया कप की टीम में सेलेक्ट हुए थे जी। 3 गेंदें अच्छी खेलने के बाद जो है वो रिजर्व हो गए, ट्रैवलिंग रिजर्व, और सऊद शकील टीम में आ गए थे, जिनका नाम ही नहीं था कहीं से भी। वो कौन सी अप्रोच के साथ आप अपनी क्रिकेट को चला रहे हो? कौन सा थिंक टैंक है? देखिए, थिंक टैंक का मुझे एक ही काम दिखाई देता है कि अपनी पसंद के लोग टीम का हिस्सा होना चाहिए। अगर आगा सलमान की मैं बात करता हूँ, आगा सलमान, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं उनको हर मैच में शामिल करने वाली चीज मेरी समझ में नहीं आती। आखिर उनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है? अगर मैं उनके कैलेबर के और प्लेयर उठा के देखूंगा तो मुझे बहुत सारे नजर आ जाएंगे। लेकिन देखिए, उन्होंने फिर भी नसीम भाई प्रूव किया, लास्ट सीरीज के वो मैन ऑफ सीरीज थे जो श्रीलंका में। बिल्कुल प्रूव किया है। मैंने आपको क्या बात कही कि इस जगह पे अगर आपने किसी और को मौका दिया होता, हो सकता है वो भी सेट हो जाता जी। जिसके लिए मौका है वो मुख्तलिफ है। देखिए, साइम अयूब के लिए ये बात ठीक है जी। बाबर आजम और रिजवान ने जब साइम अयूब T20 में PSL में परफॉर्म करके आए थे और उनका सिलेक्शन हुआ था, वो जगह ही नहीं छोड़ते बाबर और रिजवान टॉप ऑर्डर पे से। आप यहाँ पे साइम को कोई तो एक आदमी इसका एहसास करता, एक अपकमिंग टैलेंट है और हम दोनों की जगह पक्की है। चलो, बाबर कहता मैं 3 पे चला जाता हूँ, रिजवान इसको सेट करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे हमने सेट होने ही नहीं देना किसी को। जो मेरी दोस्त हैं वही खेलेंगे बस टीम के अंदर, बाकी बाहर से आके कोई नहीं खेलेगा। अगर आज इमामुल हक किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर वो आए, मुझे सिर्फ ये बता दें। वो एक मैं देख रहा था उसमें वो कह रहे थे कि इमामुल हक ने तो अभी अपने शादी के गिफ्ट भी नहीं खोले थे। उन्होंने कहा चलो अब ऑस्ट्रेलिया और वे उनकी एवरेज 15-16 की है अगर आप देखें। पाकिस्तान में सारे एशिया में रन उनके। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया, मैंने तो बाहर होना नहीं है, तो मैं तोहफे वहीं जाके खोलूंगा। शो के अंदर कोई कह रहा था। तो कहने का मकसद है कि भाई ये कौन सी अप्रोच के साथ, भाई इमाम अगर नहीं होते इस सीरीज के अंदर कोई बुराई नहीं थी। आप कई सारे ऐसे ओपनर थे जो डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको मौका देते। जहां आपने कोई तो एग्जाम्पल सेट करते, आपके वर्ल्ड कप के बाद हमने इंग्लैंड ने 9 खिलाड़ी बिठा दिए और वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, ठीक है आ रही है, मसला नहीं है, चेंज कर दिया उन्होंने, पूरी सिस्टम ही चेंज कर दिया कि भाई एहसास दिलाना है कि आपने परफॉर्म नहीं किया। हमने किस खिलाड़ी को एहसास दिलाया? मुझे उसका जरा नाम तो बताएं, कोई एक खिलाड़ी ऐसा। ऐसे ही को तो आप लेते ही नहीं है। आप इमाम को आप वापस लेकर आ गए,
बाबर आपकी टीम में मौजूद है, रिजवान आपकी टीम में मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी आपकी टीम में मौजूद है। मुझे ये कोई बता दे कि भाई आपने एक तगड़ा प्लेयर बाहर बिठा के पूरी नेशन को पैगाम दिया कि तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब थी और हमने बाहर बिठा दिया। एक ने कहा मैंने नहीं खेलना, उसके खिलाफ शो का नोटिस इशू हो गया है। हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ मैं। हारिस रऊफ को उसने खुद कहा मैंने नहीं खेलना। सही फैसला किया, हाँ। सही फैसला किया। अब जो लोग स्टेटमेंट में वसीम स्टेटमेंट देख रहा था, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि हारिस को अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर बनना है तो उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। भाई अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि अगर वो आप उसको आधा तीतर आधा बटेर ना बनाओ। उसने अगर अपने देखें जिस वक्त फैसला किया था आमिर ने और वहाब रियाज ने जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया था, वहाब रियाज आज हारिस रऊफ को तो कह रहे हैं आप कि आप जाके टेस्ट खेलें। जब आपने मना किया था टेस्ट क्रिकेट खेलने का, उस वक्त तो आपकी जरूरत थी। उस वक्त तो टीम में बॉलर ही नहीं थे जब आपने छोड़ा था, और टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी और बड़ी क्रूशियल पोजीशन पे था पाकिस्तान। इजहार भाई आप कुछ ब्रेक से पहले मैं नसीम भाई ये आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी एक बड़ी डिबेट चल रही है, जिस तरह सरफराज ने जो वार्म अप मैच हुआ है प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, उन्होंने 2-3 कैचेस छोड़े हैं। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि सरफराज की इस टाइम रिजवान से बहुत बेहतर बैटिंग फॉर्म जा रही है और वो सरफराज बेहतर जा, लेकिन रिजवान एज अ विकेट कीपर उनको सरफराज से ज़्यादा बेहतर विकेट कीपर तस्वर किया जाता है और उनकी जो कैचिंग है या स्टंपिंग है वो ज़्यादा ऑन स्पॉट होती है। और ये भी डिबेट की जा रही थी कि हमें विकेट कीपिंग में फोकस करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के हार्ड और फास्ट डेक्स हैं, वहाँ पे कोई विकेट कीपिंग मिस्टेक में वहाँ से कोई गलती होती है, किसी लबुशेन जैसे प्लेयर को एक आप चांस दे देते हैं, स्मिथ को या वार्नर को, तो वो आपको पनिश करेंगे। तो हमें शायद जो बेहतर विकेट कीपर था उसको खिलाना चाहिए था, और अगर सरफराज अगर अच्छी फॉर्म है तो उनको एज अ बैटर ज़रूर खिलाते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो हमने लास्ट सीरीज खेली है उनके अंदर सरफराज ही खेले थे जी। तो मेरे ख्याल में भाई इसमें जैसे एक ऑप्शन ये भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर कि आप दोनों विकेट कीपर के साथ हफीज ने भी इसका अंदिया दिया कि रिजवान को, उन्होंने बात यही की कि रिजवान को एज ए बैटर, रिजवान को एज ए विकेट कीपर उन्होंने फिर भी बात नहीं की। उन्होंने कहा रिजवान एज ए बैटर भी खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर रिजवान और सरफराज दोनों साथ खेलें तो रिजवान को विकेट कीपिंग करनी चाहिए जी। मेरी अपनी जाती राय में, अगर ये दोनों खेलते हैं। लेकिन इस वक्त फर्स्ट चॉइस आपका सरफराज ही बनता है क्योंकि वो रिसेंट पास्ट में परफॉर्म करके आ रहा है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। साइड मैच और टेस्ट मैच, हाँ यही 3 कैच अगर टेस्ट मैच में गिर जाते तो वो बहुत ही सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाता है। भाई वहां पर तो हम इमाम से भी गेंद करा रहे थे, वहां तो हम जो है वो सबसे गेंद करा रहे थे, तो विकेट कीपर भी कैजुअल था। ऐसे ही उसकी भी अप्रोच ऐसी होगी जैसी हमारी बॉलिंग की अप्रोच थी। पिच देखने के बाद हमने कहा कि बस बात ही खत्म हो गई। और विकेट स्लगिश थी, उस पे विकेट के बिहेवियर पे भी बहुत बात हुई। जैसे हमने हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी कि इतनी वेयर्ड पिच हमने कभी नहीं देखी ऑस्ट्रेलिया की। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि वहां पर वार्म अप मैच पे जहाँ पे इमाम भी गेंद कर रहे हो, बाबर भी गेंद कर रहे हो, दुशान भी गेंद कर रहे हो, तो सारे ही गेंद कर रहे हो, तो वहां पर पूरी टीम का माहौल ही जरा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, एक नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा कैजुअल लेकिन टेस्ट मैच में कैजुअल नहीं होता। सरफराज अगर यही मिस्टेक्स वहां दोहराते हैं, ये गलती वहां पे करते हैं, तो बिल्कुल आपका सवाल सही है, इस जाने बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। बिल्कुल नसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह फ्यूचर में रहमत देंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके PSL और दीगर कमों पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। अच्छा सर भाई, हमने जिस तरह कल पहला मैच टेस्ट खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस पर तो काफ़ी डिटेल में नसीम राजपूत से भी बात की। थोड़ा अंडर 19 के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। बड़ा शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। कल तीसरा मैच भी हमने देखा अफगानिस्तान से, बड़ा 83 रन के मार्जिन से बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी। कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं? बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। पहले नेपाल को हराया, फिर इंडिया के खिलाफ इन्होंने चेस किया, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 300 प्लस टोटल किया। और ये सिर्फ किसी एक खिलाड़ी पे इनकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट नहीं, मुख्तलिफ लोगों ने परफॉर्म दिया। शाहजेब की ने अच्छा खेला दोनों मैचेस में, अजान उसकी अच्छी बैटिंग रही है, शामिल की अच्छी बैटिंग रही है। कंसिस्टेंट रन्स कर रहे हैं। तो इनके नज़र आ रहा है कि जो हमारा यूथ है उनमें टैलेंट बेबहा है, और ये बड़ी एक कंसिस्टेंट चीज़ है कि जो हमारे अंडर 19 या अंडर 21 कह लें या 23 कह लें, अंडर 23 या इमर्जिंग टूर्नामेंट्स है, उसमें पाकिस्तान हमेशा से अच्छा ही परफॉर्म करता है। हमने देखा कि इंडिया को इन टूर्नामेंट्स में हमेशा टफ टाइम देते हैं और हराते ही हैं।
एक जो चीज़ जिस पे डिबेट हमेशा की जाती है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं एज के हवाले से, कि बाज़ का लोग इस बारे में बात करते हैं कि जो एजेस हैं इनकी शायद इससे ज़्यादा लगती है। ये एक है चीज़ जिस पे थोड़ी जिस पे जो डिस्कशन हो सकती है। अदरवाइज़ तो जो हमारे अब तो खैर काफ़ी स्क्रूटनी इस चीज़ों की होती है, वो पहले वाले मसाइल जो थे आज से 8-10 साल पहले वो नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे अंडर 19 की बात करें तो हॉकी का भी वर्ल्ड कप चल रहा था और अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी। ग्रुप स्टेजेस में हमने क्वार्टर फाइनल से पहले टॉप किया, बट हमने देखा कि जब क्वार्टर फाइनल आया नॉकआउट स्टेजेस के अंदर स्पेन से 4-2 से हार गए। उस वाले से क्या शेयर करना चाहिए? देखिए, जो हमारे अंडर 19 टीम है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, कंसिडरिंग के 14-15 साल बाद क्वार्टर फाइनल्स के लिए खेले, हाँ। इन्होंने क्वालिफाई किया। और जो इनका ग्रुप था कोई आसान ग्रुप नहीं था। न्यूजीलैंड को तो इन्होंने 4-0 हराया, लेकिन जो दूसरी दो टीमें थी बेल्जियम और नेदरलैंड्स, ये बड़ी सख्त टीमें हैं और बड़ी स्पोर्टिंग नेशंस हैं और इनकी अच्छी हॉकी की टीम है। बेल्जियम को भी इन्होंने ड्रॉ किया, नेदरलैंड से भी ड्रॉ किया। उसके बाद स्पेन से भी एक स्टेज पे जीत रहे थे, सेकंड पहला क्वार्टर गोल हमने किया। 1-0 लीड कर रहे थे। जो थर्ड क्वार्टर है और जो उसमें स्पेन ने कम बैक करके हराया, तो इट्स अ गुड साइन। इट शोज़ कि हमारे लड़कों में टैलेंट है, पोटेंशियल है, और इनको अगर सही तरह ग्रूम किया जाए, इनको सही फैसिलिटीज़ दी जाए, सही लॉजिस्टिक्स दी जाए, सही कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो ये जो सीनियर टीम भी हॉकी की अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कम बैक कर सकती है। अजहर भाई, अगर हम बात करें तो पहला मरला ये होता है पीएसएल के अंदर कि आप रिटेंशन करते हो, फिर आपकी स्विचिंग होती है, आप स्वैप कर सकते हो प्लेयर्स को। तो ये दो चीज़ें तो हो चुकी हैं। जो बिगेस्ट इसका पार्ट है वो ड्राफ्टिंग है। अब उस तरफ आ रहे हैं। अगर हम उस हवाले से थोड़ा सा पहले कैप्टनसी के हवाले से बात करें तो सरफराज तो उनका हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन है और वो इस दफ़ा भी हैं, और वही पहली पिक भी आज उन्हीं की तरफ से आएगी। इसी तरह शान मसूद की अगर देखा जाए तो वो मुल्तान सुल्तान में एक सीज़न में कप्तानी की, बट जैसे रिजवान को मिली वो अब कराची में आ चुके हैं। रिजवान मुल्तान सुल्तान के रहेंगे। शहीनशाह अफरीदी नो डाउट वो 2 दफ़ा के चैम्पियन हैं, वो रहेंगे। और इसी तरह इमाद वसीम एक ऐसे हैं जिन्होंने स्वैप किया हसन अली के साथ, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड आ चुके, बट इस्लामाबाद में वो कप्तानी नहीं करेंगे, शादाब कैप्टन है। और बाबर आजम मुल्तान से अब मैंने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के हैं। तो ये सारे जितने भी कैप्टन हैं, इनकी कप्तानी के हवाले से क्या आपको लगता है कौन सा सबसे अच्छा कप्तान नज़र आ रहा है आपको, और क्या लगता है किसके अंदर ज़्यादा वो चीज़ है, एनर्जी है कि वो कुछ कर सकता है इस दफ़ा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले 2 सीज़न में दिखाई है, पीएसएल में उन्होंने लाहौर कलंदर्स को जिताया और लाहौर कलंदर्स को एक नीचे से ऊपर लेके आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, जो उनकी कैप्टनसी है और उसी का रिवॉर्ड है जिन्हें पाकिस्तान की नेशनल साइड का भी T20 की कैप्टनसी दी गई है। तो कैप्टनसी उनकी एग्रेसिव भी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करते हैं, और एक फास्ट बॉलर वैसे ही बाय नेचर ही एग्रेसिव होता है, और उनकी जो कैप्टनसी इस तरह की होती है कि वो जीतने के लिए खेलते हैं, इस माइंडसेट से नहीं जाते कि हमने किस तरह हार को बचाना है। तो ये भी है। अदरवाइज़ शान मसूद भी बहुत थिंकिंग कैप्टन है, और जो जा रहे हैं कराची में, तो उन जो कराची के लिए बहुत एक अच्छा एडिशन होगा, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट सीजन जो कराची का था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा था। अमाद वसीम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एज ए कैप्टन वो कराची को खातिर ख्वाह सक्सेस नहीं दिलवा सके। रिजवान भी एक अटैकिंग अप्रोच रखते हैं, अटैकिंग माइंडसेट रखते हैं, और मुल्तान को अच्छा लीड करेंगे। बाबर के लिए एक चैलेंज होगा, कंसिडरिंग कि जो उनकी नेशनल कैप्टनसी उनसे लूज़ हुई है नेशनल साइड की, तो वो पेशावर ज़ालमी को जब वो लीड करेंगे तो ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस बात को, इस क्लेम को दोबारा से जस्टिफाई कर सकें कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ और मैं अपनी टीम को फ्रेंचाइज लीग की जो टीम है उसमें लीडरशिप करके अपनी टीम को जिता सकता हूँ। तो इमाद के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ही कैन फोकस मोर ऑन हिज प्लेइंग, और वहाँ पे जो कैप्टन होंगे वो तो शादाब खान होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो लीडरशिप होती है। इस तरह हम बात करते हैं कि आईपीएल के जो लीडर्स हैं वो हार्दिक पांड्या है या रोहित शर्मा है, ये सारे ऐसे जब लीडरशिप अपनी फ्रेंचाइज टीम के लिए करते हैं, तो इसका फ़ायदा जब नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो होता है जब आपकी टीम में लीडर्स हों, क्योंकि एक आधे लीडर पे नहीं, आपको सारी कंट्रीब्यूशन कैप्टन के साथ मिलके, तो ये जब सारी टीम्स को लीड करेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीडरशिप आपको नेशनल साइड में भी नजर आएगी। बिल्कुल ज़ार भाई, ये बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और जिस तरह हमने ये बात की कि पीएसएल हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का ब्रांड है, और अभी पीएम जो पैटर्न इन चीफ भी हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले जब मीटिंग की ज़का अशरफ साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में करवाएं और अपने जो वेन्यूज़ है उसको इंक्रीज़ करें ताकि मैक्सिमम लोग इस एंटरटेनमेंट से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। कल डिटेल में ड्राफ्टिंग और पहला जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का खेला जाएगा उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।